नेपोलियन बोनापार्ट। ये नाम सुनते ही बड़े बड़े प्लान्स, चतुराई भरी लड़ाइयाँ और दुख की बात है, एक बहुत बड़ी हार याद आती है। 1768 में कोर्सिका द्वीप पर जन्मे नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन कुछ खास नहीं था। उनका परिवार हालांकि इटली के रईस थे, लेकिन अमीर नहीं थे। कोर्सिका में पलने बढ़ने की वजह से उन्हें अपने ऊपर बहुत घमंड था और वो सचमुच कुछ बनना चाहते थे। सिर्फ 9 साल की उम्र में नेपोलियन ने फ्रांस में मिलिट्री स्कूल जाने के लिए अपना परिवार छोड़ दिया। युवा नेपोलियन गणित और सैन्य इतिहास में बहुत तेज थे। वो बहुत ही होशियार बच्चे थे और आगे चलकर इसी ने उन्हें अपनी लड़ाइयों की योजना बनाने में मदद की। स्कूल में अमीर बच्चे उनके कोर्सिकन एक्सेंट का और बड़े शहर से न होने का मजाक उड़ाते थे, लेकिन इसने उन्हें कामयाब होने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। 1785 में 16 साल की उम्र में नेपोलियन ने पेरिस के इकोल मिलिटेयर से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने आर्टिलरी पर ध्यान देने का फैसला किया। आर्टिलरी, जिसमें तोपों का इस्तेमाल होता है, उस समय ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती थी, लेकिन नेपोलियन का इसे चुनना दिखाता है कि वो एक कुशल प्लानर थे। आर्टिलरी के लिए बहुत सारे गणित और सावधानी पूर्वक पोजिशनिंग की जरूरत होती है और नेपोलियन दोनों में माहिर थे। उन्होंने युद्ध के बारे में हर किताब इतिहास के सबसे अच्छे जनरलों से सीखा। 1789 में शुरू हुई फ्रांसीसी क्रांति ने नेपोलियन को जो कुछ सीखा था उसे इस्तेमाल करने और जल्दी से एक शक्तिशाली नेता बनने का मौका दिया। यह एक खतरनाक और भ्रामक समय था, लेकिन नेपोलियन जैसे महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर था। फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत बड़ा और खूनी झमेला था, लेकिन इसी ने नेपोलियन जैसे लोगों को ऊपर उठने का मौका दिया। वो पॉलिटिक्स की खतरनाक दुनिया में बहुत होशियार था और एक ताकतवर और बहुत ही रैडिकल ग्रुप जैकोबिन्स में शामिल हो गया। उसकी मिलिट्री स्किल्स सबके सामने साफ थीं। 1793 में सिर्फ 24 साल की उम्र में नेपोलियन को टूलोन के घेराबंदी में तोपों का इंचार्ज बनाया गया। ये शहर ब्रिटिश सिपाहियों के कब्जे में था। नेपोलियन की चतुराई सबको दिख गई। उसने ये समझ लिया कि हाबर के ऊपर के किलों को कैसे कैप्चर करना है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ऐसा कर लेगा तो अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। उसका प्लान परफेक्टली काम कर गया और टूलोन वापस फ्रेंच के हाथ में आ गया। इससे नेपोलियन हीरो बन गया। ये नेपोलियन के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। वो अनजान से पूरे देश में फेमस हो गया। इसके बाद उसे और भी कामयाबी मिली, जैसे 1792 में उस ग्रुप को रोकना जो राजा को वापस लाना चाहता था। एक महान जनरल और रेवोल्यूशन के सपोर्टर के तौर पर नेपोलियन की फेम बढ़ती गई। उसे इटली में फ्रेंच आर्मी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, एक ऐसा कैंपेन जो उसे लेजेंड बना देगा। इटालियन कैंपेन ने सबको दिखा दिया कि वो युद्ध में कितना कमाल का था, जिससे वो इतिहास में एक मशहूर शख्सियत बन गया। 1793 से 1794 तक नेपोलियन का इटली वाला कैंपेन कमाल की मिलिट्री स्ट्रेटेजी का एक शानदार उदाहरण था। नेपोलियन को एक बड़ी ऑस्ट्रियन आर्मी का सामना करना पड़ा, जिनके पास बेहतर हथियार थे, लेकिन वह ज्यादा तेज था। उनसे आगे निकल गया और जमीन को बेहतर जानता था, जिससे उसे जीतने में मदद मिली। लोदी, मंटुआ और रिवोली में उसकी जीत ने नॉर्थ इटली पर ऑस्ट्रिया का कंट्रोल तोड़ दिया। नेपोलियन की आर्मी उसकी लीडरशिप और दौलत के वादों से खुश होकर पूरे इटली में फैल गई। 1790 में ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो ने इटली में लड़ाई खत्म कर दी। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को बहुत सारी जमीन दे दी और नेपोलियन एक हीरो बनकर पेरिस लौट आया। वो सिर्फ 28 साल का था। इटली में उसकी जीत ने पूरे यूरोप को चौंका दिया, जिससे वो अपने समय का सबसे बड़ा जनरल बन गया। लेकिन नेपोलियन सिर्फ लड़ाइयां जीतने से ज्यादा कुछ चाहता था। वो फ्रांस को फिर से ताकतवर बनाने का सपना देखता था, खुद इंचार्ज होकर। उसका अगला निशाना इजिप्ट था। उसने सोचा कि इजिप्ट को लेने से इंडिया के लिए ब्रिटेन के ट्रेड रूट्स को नुकसान होगा। शुरुआती कामयाबी के बावजूद इजिप्ट वाला कैंपेन आखिरकार नाकामयाब रहा। फिर भी सब लोग अभी भी नेपोलियन को अपराजय मानते थे। वो 1799 में फ्रांस लौट आया, एक नए लीडर के लिए जगह छोड़कर, एक ऐसी जगह जो वो खुद भरने के लिए तैयार था। 1799 में फ्रांस रेवोल्यूशन से थक गया था और चाहता था कि हालात सुधरे। डायरेक्टरी रेवोल्यूशन के बाद की सरकार कमजोर थी। नेपोलियन एक हीरो बनके इजिप्ट से वापस आया और उसे अपना मौका दिखा। उसने 18 ब्रूमेयर के तख्तापलट में सरकार का कंट्रोल ले लिया। उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को खत्म किया और खुद को फ्रांस का फर्स्ट कंसल बनाया। फर्स्ट कंसल बनके नेपोलियन ने जल्दी से अपनी पोजीशन मजबूत कर ली।
उसने फ्रांस की इकोनॉमी को बेहतर बनाया, बैंक ऑफ फ्रांस बनाया और सरकार को और ताकतवर बनाया। उसने नेपोलियनिक कोड भी बनाया, कानूनों का एक सेट जो आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल होता है। नेपोलियन के बदलाव सिर्फ उसके बारे में नहीं थे, वो फ्रांस को बरसों की मुसीबतों के बाद फिर से स्थिर बनाने के बारे में थे। वो जानता था कि लोगों के सामने अच्छा दिखना कितना जरूरी है। उसने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके लोगों को खुद से और अपनी सरकार से इम्प्रेस किया। उसकी मिलिट्री जीत ने उसे कला और किताबों में हीरो जैसा बना दिया। नेपोलियन कॉर्सिका का अनजान आर्टिलरी ऑफिसर अब फ्रांस का सबसे ताकतवर आदमी था। उसने रेवोल्यूशन को शांत किया और फ्रांस को एक साम्राज्य बनने की राह पर डाल दिया। 1804 में नेपोलियन, जो कभी फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए लड़ा था, उसने खुद को फ्रांस का सम्राट बना लिया। पेरिस के नोटरडेम कैथीड्रल में यह सेरेमनी पावर का बहुत बड़ा शो था। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियाज अब नहीं रहे। फ्रांस एक एम्पायर बन गया था और नेपोलियन उसका सम्राट। नेपोलियन और पावर चाहता था। उसने वॉर्स की एक सीरीज शुरू की, नेपोलियनिक वॉर्स, जिसने पूरे यूरोप को 10 साल से ज्यादा वॉर में झोंक दिया। उसकी आर्मी स्पेन से रशिया तक, ऑस्ट्रिया, प्रशा, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ लड़ी। नेपोलियन वॉर में एक जीनियस था। वो वॉर के बाद वॉर जीतता गया, अपने एनिमीज को हराकर फ्रेंच एम्पायर को बड़ा करता गया। उसका एम्पायर स्पेन से रशिया की बॉर्डर तक फैला हुआ था, लेकिन नेपोलियन की पावर की प्यास की एक भयानक कीमत चुकानी पड़ी। नेपोलियन के वॉर्स में लाखों लोग मारे गए और यूरोप तबाह हो गया। जब वो अमेजिंग विक्ट्रीज हासिल कर रहा था, तब भी वो हारने लगा था। इतने सारे युद्ध और जीत के बीच नेपोलियन की लव लाइफ, खासकर जोसेफिन डे ब्यूहरनेस के साथ उनका रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट था। जोसेफिन, उनसे 6 साल बड़ी एक विधवा, अपनी खूबसूरती और चार्म से नेपोलियन को मोहित कर लिया। उनका प्यार पैशनेट और ड्रामेटिक था, प्यार और जलन से भरा हुआ। उन्होंने 1798 में शादी कर ली, जिससे पेरिस में बहुत लोग हैरान थे। जोसेफिन अपने पास्ट और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल के साथ इस पैशनेट जनरल के लिए सूटेबल पार्टनर नहीं मानी जाती थी, लेकिन नेपोलियन उन्हें डीपली प्यार करते थे और उन्हें गिफ्ट्स देते रहते थे। उनका रिश्ता प्यार, एम्बिशन और पॉलिटिक्स का मिक्स था। जोसेफिन नेपोलियन से प्यार करती थी और जानती थी कि उनकी पत्नी होने के नाते वो कितनी पावरफुल थी। उन्होंने उनकी पर्सनालिटी को शेप करने में मदद की, उन्हें थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड बनाया और उन्हें सिखाया कि इम्पोर्टेंट लोगों के बीच कैसे बिहेव करना है। लेकिन उनके बच्चे नहीं हो सकते थे, जो एक प्रॉब्लम था। नेपोलियन को एक हेयर की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने 1810 में जोसेफिन को डिवोर्स दे दिया और ऑस्ट्रिया के सम्राट की बेटी मैरी लुइस से शादी कर ली। 1812 में नेपोलियन के लिए चीजें बिगड़ना शुरू हो गईं। जार अलेक्जेंडर को अपने नियम मानने के लिए मजबूर करने के लिए उसने रूस पर हमला किया। यह बहुत बड़ी गलती थी। कठोर, लंबी रूसी सर्दियों ने नेपोलियन की सेना को बर्बाद कर दिया। रूस को जीतने का उसका सपना बर्फ और बर्फ में गायब हो गया। असफल रूसी अभियान ने दिखाया कि नेपोलियन अजेय नहीं था। उसे कमजोर देखकर उसके दुश्मन उसके खिलाफ एकजुट हो गए। छठे गठबंधन ने ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रूस, ब्रिटेन, स्वीडन और अन्य देशों के साथ 1813 में लीप्जिग की लड़ाई में नेपोलियन को हराया। नेपोलियन का साम्राज्य टूटने लगा। उसने 1814 में अपना सिंहासन त्याग दिया और उसे इटली के पास एल्बा द्वीप पर रहने के लिए भेज दिया गया। लेकिन नेपोलियन की कहानी खत्म नहीं हुई थी। 1815 में वह एल्बा से भाग गया, फ्रांस लौट आया, अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया और फिर से सम्राट बन गया। इस बार यह केवल 100 दिन चला। वह जून 1815 में वाटरलू में अपनी अंतिम लड़ाई हार गया। वाटरलू में हार के बाद नेपोलियन को साउथ अटलांटिक ओशन में एक दूर देश के आइलैंड सेंट हेलेना भेज दिया गया। अपनी जिंदगी के आखिरी 6 साल उसने एक ब्रिटिश कैदी की तरह बिताए। उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने कभी ज्यादातर यूरोप पर राज किया था, 5 मई 1821 को 51 साल की उम्र में मर गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसे आर्सेनिक का जहर दिया गया था, लेकिन किसी को पक्का नहीं पता। नेपोलियन की मौत ने एक युग का अंत कर दिया। वो एक उलझी हुई विरासत छोड़ गया, जिसके बारे में लोग आज भी बात करते हैं। नेपोलियन एक बहुत ही ज़हीन मिलिट्री कमांडर, एक बेरहम विजेता और एक चालाक लीडर था। वो एनलाइटनमेंट के विचारों में विश्वास करता था, लेकिन वो खुद एक सम्राट बन गया। वो आज़ादी और बराबरी की बातें करता था, लेकिन उसने एक पुलिस स्टेट बना दिया। नेपोलियन की जिंदगी विरोधाभासों से भरी थी।
ये दिखाता है कि इंसानी महत्वाकांक्षा कितनी पेचीदा हो सकती है और एक कहानी कितनी ताकतवर हो सकती है। नेपोलियन की जबरदस्त जिंदगी, उसकी लड़ाई में चतुराई और उसकी निजी दुख तकलीफें सदियों से कलाकारों, लेखकों और फिल्मकारों को प्रेरित करती रही हैं। उसकी कहानी, सच्चाई और कहानी का मेल फिल्मों में कई बार दिखाई गई है। हर एक इस आदमी और उसकी कहानी का एक अलग नजरिया दिखाती है। 1945 में एबेल गांस की साइलेंट फिल्म नेपोलियन से लेकर 2023 में रिडले स्कॉट की फिल्म नेपोलियन तक, जिसमें जोकिन फीनिक्स ने अभिनय किया है, फिल्मकारों ने यह दिखाने की कोशिश की है कि यह पेचीदा आदमी असल में कौन था। ये फिल्में नेपोलियन के युद्ध कौशल, उसकी राजनीतिक चतुराई, जोसेफिन के लिए उसके प्यार और उसके पतन को दिखाती हैं। कुछ उसे एक महान नेता के रूप में दिखाते हैं तो कुछ एक क्रूर तानाशाह के रूप में, लेकिन सभी इस बात से सहमत हैं कि उसने इतिहास बदल दिया। हीरो या विलेन, नेपोलियन की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है, जो दिखाता है कि उसकी कहानी कितनी ताकतवर है। उसकी जिंदगी, जीत और हार का मिश्रण हमेशा याद रखी जाएगी, जिससे हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं और उससे सावधान भी रहते हैं।